Enchantment, Awakening Wonder in an Anxious Age. Book by Catherine May. Introduction. आप हर रोज खुद से कितने वादे करते हैं? शायद आपने खुद से प्रॉमिस किया होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़ेंगे, एक्सरसाइज करेंगे या किसी नई हॉबी में इंटरेस्ट लेंगे, लेकिन आप इनमें से कुछ भी नहीं करते हैं। हमारे सामने अभी कई चैलेंजेस हैं। हम सब कोविड महामारी का शिकार हुए और अभी भी इसका और दूसरे कई वायरस का खतरा हमारे सिर पर मंडरा रहा है। लाइफ में अधूरेपन की फीलिंग और बीमारी को लेकर हमेशा चिंता करना हमारे मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहा है। हम अपने डेली लाइफ में कंफ्यूज्ड, दुखी और थके हुए से रहते हैं। क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? क्या हमारी पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी? इस बुक की ऑथर कैथरीन के हिसाब से एक रास्ता है, और वो है एन्चेंटमेंट, यानी एक मैजिकल एक्सपीरियंस होना या जो आपको बेहद खुशी देता हो। इस समरी में आप एन्चेंटमेंट के अलग अलग फॉर्म के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इससे कैसा फील होता है और आप उस फीलिंग को कैसे बनाए रख सकते हैं। तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि एन्चेंटमेंट आपके मन के बोझ को गायब करने में मदद करेगा। स्टोन। इस बुक की ऑथर कैथरीन मई को इस बात को एक्सेप्ट करने में कोई शर्मिंदगी नहीं है कि कुछ वक्त से उन्हें एक तरह के खालीपन का एहसास हो रहा था। उन्हें गलत मत समझिए। उनके पास प्यार करने वाले दोस्त और फैमिली है, लेकिन इसके बावजूद वो हमेशा थकान और उदासी महसूस कर रही थी। कैथरीन को पढ़ने का शौक है, पर वो कभी इसके लिए टाइम ही नहीं निकाल पा रही थी। वो रेस्ट करना चाहती थी, पर फोन देखने के चक्कर में वो भी नहीं कर पाती थी। आज सबका यही हाल है जो कैथरीन का है। हम लगातार ऑटोपायलट मोड में ही रहते हैं और अपने रूटीन में इतने बिजी हो गए हैं कि हमें अब किसी भी चीज में खुशी नहीं मिलती है। कैथरीन को लगता है कि ऐसा कोविड महामारी के कारण हुआ है। ये एक ऐसा दौर था जिसमें हम हमेशा अलर्ट मोड में रहते थे, हमेशा डरे और घबराए हुए रहते थे, और जाहिर था कि सब अलग अलग अकेले एक डर और बेचैनी के साए में जी रहे थे। ये फैक्टर किसी पर भी बहुत गहरा असर डाल सकते हैं। ये पैंडेमिक यानी महामारी और उससे पड़ने वाले नेगेटिव इफेक्ट्स ने कैथरीन को लाइफ के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने खुद को एनकरेज किया कि वो डेली वॉक पर जाएंगी। वो जानती थी कि घर से बाहर निकलने से उन्हें थोड़ा अच्छा महसूस होगा, क्योंकि जब हमारा माहौल बदलता है तो हमारा मूड भी बदल जाता है, पर इसमें भी उन्हें आलस आ रहा था। इसके बजाय उनके मन में अपने बचपन की एक अजीब सी हॉबी का ख्याल आने लगा, जो था पत्थर कलेक्ट करना। कैथरीन को पत्थर इकट्ठा करना बेहद पसंद था। एक अच्छा और सही साइज का पत्थर मिलने से ज्यादा खुशी उन्हें किसी चीज में नहीं मिलती थी। पत्थर अलग अलग शेप, कलर और टेक्सचर में पाए जाते हैं। उन्हें याद है कि बचपन में वो अपने बैग और जेबों के अंदर पत्थर भर लिया करती थीं। कैथरीन बड़े होने के बाद भी पत्थर कलेक्ट करती रहीं, लेकिन उतने नहीं जितने वो बचपन में करती थी। पत्थर कलेक्ट करना आज भी उन्हें बेहद खुशी देता है। जब उन्हें कोई खूबसूरत पत्थर मिलता है तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो सच में जिंदा हैं और वो एनर्जी से भरा हुआ फील करती हैं। वो एकदम शांत और रिलैक्स्ड फील करती है और उनकी सारी घबराहट और बेचैनी कहीं दूर चली जाती है। हायरोफनी। कैथरीन को याद है कि जब वो छोटी थी तो उनकी दादी किचन में काम किया करती थी। उनकी दादी अपनी फेवरेट चेयर पर बैठ जाती और कुछ संतरे निकाल लेती और बड़े आराम से फलों के छिलके उतारती और उन्हें अलग अलग रखती जाती। बचपन में कैथरीन को समझ नहीं आता था कि उनकी दादी इतने सिस्टमैटिक तरीके से संतरे क्यों छीलती थी। उनके घर में संतरे आना कोई बड़ी या अनोखी बात तो नहीं थी। वो तो हर हफ्ते संतरे खरीदते और खाते थे। लेकिन बड़े होकर कैथरीन को समझ आया कि उनकी दादी के लिए संतरों के क्या मायने थे। ये ठीक वैसा ही था जैसे कैथरीन के लिए पत्थर थे। उनकी दादी जब तसल्ली से संतरे छीलती थीं तो उन्हें बहुत सुकून मिलता था। ये उनके लिए किसी पवित्र एहसास से कम नहीं था। कैथरीन की दादी का संतरों के प्रति जो डिवोशन यानी श्रद्धा या लगन था, उसे हायरोफनी कहते हैं। जब कैथरीन खूबसूरत पत्थरों को चुनती हैं तो उन्हें भी इसी तरह की हायरोफनी का एहसास होता है। रोमानियन हिस्टोरियन मिर्सिया एलियाड ने हायरोफनी का टर्म बनाया था। ये उस एक्सपीरियंस को दिखाता है जिसमें हमें डिविनिटी यानी एक तरह की दिव्यता का एहसास होता है।
आप आसानी से किसी भी चीज़ को हाइरोफनी में बदल सकते हैं। ऐसा करने के लिए उस एक्टिविटी को अपना पूरा अटेंशन दीजिए और उसे ऐसी चीज़ के तौर पर मत देखिए कि वो कोई काम है जिसे आपको करना ही पड़ेगा। उस एक्टिविटी को करने में पूरी तरह मगन हो जाइए जैसे कि आप उसके बारे में बहुत स्ट्रांगली फील करते हों। मिर्सिया एलियाडे ने 1957 में लिखा था कि इंसान ने अपनी हाइरोफनी खो दी है और बदकिस्मती से आज भी ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। सच्चाई एकदम सामने है कि हम सभी बिना किसी जोश, खुशी या लगन के सेम कामों को बस किए जा रहे हैं। टेक ऑफ योर शूज। मेडिटेशन भी एक हाइरोफनी है, जिसका मतलब है कि प्रेजेंट मोमेंट को जीने की कोशिश करना और उसका आनंद लेना। इसका मतलब है कुछ वक्त के लिए रोज़मर्रा की जिंदगी के हिसाब से चलने के लिए मना कर देना। मेडिटेशन एक तरीका है जिससे आप एन्चेंटमेंट को अपनी लाइफ में इनवाइट कर सकते हैं। कैथरीन अपने घर से बाहर निकलकर और अपने जूते उतारकर मेडिटेट करती हैं। शायद आपको ये सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन कैथरीन के इस तरह से मेडिटेट करने की एक वजह है। अपने जूते उतारना इस धरती से दोबारा जुड़ने का एक सिंबल है। जूतों का मकसद है आपके पैरों को बचाना, इसलिए उन्हें उतारने का मतलब है अपने पैरों की सेफ्टी को खतरे में डालना या खुद को वल्नरेबल बना देना। अपने जूते उतारकर नीचे जमीन को टच करने का ख्याल भी एक हम्बलिंग एक्सपीरियंस है। वो इसलिए क्योंकि ये आपको धरती के साथ जुड़ने या उसके साथ एक हो जाने का एहसास कराता है। इसका मतलब ही है नेचर के साथ ओहिर से जुड़ना। कैथरीन जब अपने पैरों के नीचे की मिट्टी को महसूस करती हैं, तो वो एक खास तरह के माइंडसेट में चली जाती हैं। जब वो मेडिटेट करना शुरू करती हैं, तो उन्हें लगता है कि जैसे वो जी उठी हैं और ये एहसास बहुत ही मैजिकल होता है। वो कहती हैं कि छोटी छोटी चीज़ों पर अपना ध्यान देना बहुत ही जादुई एक्सपीरियंस होता है, जैसे कि अपने पैरों के नीचे की मिट्टी को महसूस करना। हम हमेशा सिर्फ बड़ी चीज़ों की तरफ ही ज़्यादा ध्यान देते हैं, जैसे कि न्यूज़ और फैमिली और फ्रेंड्स से अपडेट लेना। लेकिन मेडिटेशन बहुत स्पेशल और इंटीमेट तरह की एक्टिविटी है, क्योंकि इसमें आपके पास छोटी छोटी चीज़ों पर फोकस करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता है। कैथरीन का एक और फेवरेट मेडिटेशन है और वो है साउंड यानी आवाज़ पर फोकस करना। इसमें वो अपने पैरों को मजबूती से ज़मीन पर जमाती हैं और अपनी आंखें बंद करके खुद से पूछती हैं कि उन्हें क्या सुनाई दे रहा है। उन्हें अपने आसपास के लोगों और आती जाती बस और कार से निकलने वाली अलग अलग तरह की आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन कुछ देर बाद कैथरीन को खामोशी का एहसास होता है। मेडिटेशन आपके लिए यही करता है। इतने शोरगुल और तरह तरह के थॉट्स से गुजरने के बाद मेडिटेशन आपके दिमाग को शांत कर देता है। इससे आपका माइंड शांत हो जाता है और ये आपको क्लैरिटी देता है। ये क्लैरिटी आपको उन चीज़ों के बारे में सोचने में मदद करता है कि आपके लिए सच में क्या मायने रखता है या आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। इसके साथ ही इससे आपका अटेंशन स्पैन भी स्ट्रॉन्ग होता है। हमें एक साथ मल्टीपल चीज़ों पर अटेंशन देने की हैबिट हो गई है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि मेडिटेशन हमें एन्चेंटमेंट ढूंढने में मदद करता है। पिलग्रमेज। एक बार कैथरीन ने अपनी फ्रेंड क्लेयर के साथ तीर्थ स्थान पर जाने का फैसला किया। ये जगह थी सेंट निकोलस हॉस्पिटल, जहां लेप्रोसी कुष्ठ रोग के मरीज साथ में रहते थे। इस हॉस्पिटल का सबसे जाना-माना स्पॉट था यहाँ का कुआं। ये माना जाता था कि इस कुएं ने कई लोगों की लेप्रोसी और दूसरी बीमारियां ठीक की थीं। आज भी ये कुआं एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। कैथरीन ने झिझकते हुए ये कहा कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि कुएं के सामने जाकर करना क्या है। ये कुआं पहले भी और आज भी कई लोगों के लिए हाइरोफनी रहा है। कैथरीन मानती हैं कि जब वो कुएं के सामने आई तो उन्हें एक जादुई और अनोखा एहसास हुआ था। उस कुएं के पास जाना ऐसा था जैसा कि वो चर्च जा रही थी। उन्हें लग रहा था कि वो एक पवित्र जगह जा रही हैं, तो उन्हें इसका सम्मान करना चाहिए। ये भी साफ जाहिर था कि क्लेयर उस कुएं को एक हाइरोफनी की तरह मानती थी। उसने कुएं को बड़ी श्रद्धा और विश्वास से देखा। क्लेयर के बिना कुछ बोले ही कैथरीन समझ गई थी कि वो कुएं से प्रार्थना कर रही थी। हर इंसान के लिए स्पिरिचुअलिटी के मायने अलग अलग होते हैं और हर इंसान उस डिवाइन पावर के साथ कैसे कनेक्ट करता है ये भी अलग अलग होता है। कैथरीन को जब पहली बार स्पिरिचुअलिटी का एहसास हुआ तो वो इसमें कहीं खोकर रह गई।
उन्हें नहीं पता था कि हाइरोफनी के जरिए अपनी स्पिरिचुअलिटी को कैसे पाया जाए। कैथरीन इस सोच के साथ बड़ी हुई थी कि उन्हें अपने बिलीफ्स के लिए एक ठोस सबूत चाहिए, जैसे कि एक धार्मिक कैथलिक शख्स को चर्च जाने और मूर्ति को देखने की जरूरत होती है। आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ये बताना मुश्किल है क्योंकि ये हर इंसान के लिए बिल्कुल अलग और यूनिक एक्सपीरियंस होता है। उस कुएं को देखते वक्त कैथरीन बिल्कुल यही सोच रही थी। रिचुअल यानी रस्म-रिवाज या धार्मिक संस्कार इंसान के स्पिरिचुअल बिलीफ्स को और भी मजबूत कर देते हैं। जैसे किसी पवित्र किताब को पकड़ते वक्त या प्रार्थना करते वक्त कुछ लोग अपने हाथों को आपस में जोड़ लेते हैं। उस कुएं के पास पहली बार जाना कैथरीन के लिए एक स्पेशल एक्सपीरियंस तो था, लेकिन एक तरह से अधूरा भी था। वो ये जानना चाहती थी कि वो अपने तरीके से कुएं से कैसे प्रार्थना कर सकती हैं। अगले दिन उन्होंने मेडिटेशन किया। सबसे पहले उन्होंने अपने जूते उतारे, अपने पैरों के नीचे की जमीन को महसूस किया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की तो उन्हें अपने आसपास कई तरह की आवाजें सुनाई दी और फिर धीरे धीरे उसका मन शांत हो गया। इस शांत अवस्था में कैथरीन को याद आया कि लामा का ब्रेड, लैम्मास लोफ, कैसे बनाया जाता है। इस तरह के ब्रेड को चर्च में आशीर्वाद के रूप में चढ़ाने के लिए बनाया जाता है। कैथरीन को याद आया कि आटा गूंथते वक्त उसमें बटर मिलाया जाता है और कुछ मिनटों तक गूंधा जाता है। आटे में खमीर उठाने के लिए वो उसमें थोड़ा सा आटा भी मिलाती है। जब आटा तैयार हो जाता है तो उसे अवन में बेक किया जाता है और उसके बाद एकदम फ्रेश और गोल्डन ब्रेड बनता है। कैथरीन जैसे जैसे मेडिटेट करती गई उनके अंदर खुशी का एहसास बढ़ता गया। उन्हें समझ आ गया था कि उन्हें कुएं के पास जाकर क्या करना है। अगली बार जब कैथरीन क्लेयर के साथ कुएं के पास गई तो वो एकदम तैयार थीं। वो अपने साथ ग्रेपवाइन, अंगूर की बेल और गार्डन मिंट लेकर गई थी और क्लेयर गुलाब और नाशपाती लेकर आई थी। ये चीजें उन्होंने चढ़ावे के तौर पर बड़ी सावधानी के साथ कुएं के पास रख दी। यहाँ गौर करने वाली ये है कि वो चीजें मायने नहीं रखती थी, बल्कि उनके पीछे छुपे इरादे मायने रखते हैं। चढ़ावा चढ़ाना बस एक तरह का रिचुअल है। यहाँ कैथरीन ने जो किया है वो एन्चेंटमेंट का परफेक्ट एग्जाम्पल है। उन्होंने कुएं का सम्मान करने के लिए एक रिचुअल किया जिसमें उन्हें एक मीनिंग का एहसास हुआ। उन्हें उस कुएं से शांति और सुकून का एहसास हुआ था और धीरे धीरे ये कुआं उनके लिए एक हाइरोफनी बन गया। बिलीफ के लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है, इसलिए जब तक आपका प्रैक्टिस डिवोशन या भक्ति से भरा है तब तक आपकी हाइरोफनी आपको एन्चांटमेंट यानी बेहद खुशी देती रहेगी। आपको फिर से याद दिला दें कि आप क्या दे रहे हैं ये मायने नहीं रखता है, बल्कि आप किस नियत से कुछ दे रहे हैं, बस ये मायने रखता है। बर्निंग बुक्स। गर्मियों के दौरान कैथरीन और उनकी फैमिली के घर में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आ जाया करते थे। ये कीड़े इस बात की परवाह किए बिना कि वो जलकर मर सकते थे, किसी भी तरह की रोशनी की ओर खिंचे चले जाते थे। कैथरीन को कीड़े मकोड़ों से डर नहीं लगता है, लेकिन उनके हस्बैंड और बेटे को लगता है। इसलिए वो तुरंत उन कीड़ों को पकड़कर उन्हें बाहर ले जाती और अंदर आकर तुरंत सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देती थीं। हम में और इन कीड़ों में एक बात कॉमन है। उनकी तरह हम भी चमकीली और तड़क भड़क वाली चीज़ों की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। जरा सोचो उन जॉब्स के बारे में जिन्हें पाने के लिए लोग लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं, और फेम पाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते। किसी भी चीज़ का हद से ज्यादा चाहना खतरनाक होता है। जैसे कीड़े अपने अंजाम की परवाह किए बिना ही रोशनी की ओर खिम्हे चले जाते हैं और अंत में जलकर मर जाते हैं। ठीक वैसे ही हम भी किसी भी चीज को लेकर बेहद लालची हो जाते हैं। एन्चेंटमेंट का डार्क साइड है फायर यानी आग। फायर का मतलब है लिमिट का होना। यह हमें याद दिलाता है कि हम हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहेंगे हैं और हमें चोट लग सकती है। कैथरीन की लाइफ में फायर इस फॉर्म में मौजूद है कि उन्हें पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता है। उन्हें लिटरेचर से बेहद प्यार है। आजकल वो एक बुक भी फिनिश नहीं कर पाती हैं। अगर वो ऐसा करने की कोशिश करती हैं तो बुक को उसी वक्त पढ़ना बंद कर देती हैं, और ये चीज़ सोचकर उन्हें बहुत शर्म आती है क्योंकि पढ़ना उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता था। उन्हें लगता है कि ये सब जिंदगी को जीते जीते होने वाली थकान के कारण हो रहा है, और कैथरीन इसे दूसरों में भी महसूस कर सकती हैं। जब से पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है,
हम सभी हमेशा हाई अलर्ट के मोड में रहने लगे हैं। हम रीडिंग में पूरा फोकस कर ही नहीं पाते क्योंकि हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। बेशक, हम न्यूज़ और अपडेट्स देखने के लिए सारा दिन अपने मोबाइल को स्क्रॉल करते रहते हैं, लेकिन ये हमारी रीडिंग की हैबिट को खा रहा है। ऐसा करके हम बस खुद को हर वक्त अपडेट रखना चाहते हैं। अब हम खुद को रिचार्ज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम डेली हाई अलर्ट के मोड पर रहते रहते थक चुके हैं, और ये बात एकदम सच है, खास करके आज के इस मॉडर्न, फास्ट पेस्ड और डिजिटल वर्ल्ड में। डीप प्ले। क्लिफर्ड गर्ट्ज के 1973 के एसे में डीप प्ले के बारे में बताया गया है। ये एक ऐसा गेम है जिसमें प्लेयर्स का बहुत सारा पैसा दांव पर लगा होता है। साथ ही इस गेम में हारने से उनके सम्मान और गरिमा पर बुरा असर पड़ता है। कैथरीन इस गेम की तरफ नहीं, बल्कि इस गेम में जो डीप प्ले का प्रिंसिपल है उसकी ओर अट्रैक्ट हुई थी। डीप प्ले में हर प्लेयर को अपना पूरा अटेंशन देना जरूरी होता है। जब आप प्ले वर्ड सुनते हैं तो ये सुनने में थोड़ा बचकाना लगता है। ऐसा लगता है जैसे आप स्कूल के बाद बच्चों के साथ गेम खेल रहे हैं। लेकिन खेल भी कई बार सीरियस हो जाता है। ये आपको फिजिकली, इमोशनली और मेंटली एब्सॉर्ब कर सकता है। ये आपका अटेंशन इतना ज्यादा कैप्चर कर लेता है कि आप हर बार अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि प्ले यानी खेलना भी एन्चेंटमेंट का एक फॉर्म है। बच्चे खेल रहे हैं, ये सुनकर आप कई तरह के गेम या ट्रिक्स इमेजिन करने लगते हैं, लेकिन जब आप सुनते हैं कि बड़े गेम खेल रहे हैं तो आपके लिए कुछ भी इमेजिन करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता कि एडल्ट्स और प्ले ये दोनों वर्ड साथ साथ नहीं आ सकते, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है कि अगर आप बड़े हो चुके हैं तो भी आप खेल सकते हैं। कैथरीन जब छोटी थी तभी से वो पोएट बनना चाहती थी। उन्हें शब्दों से खेलना पसंद था। पोएम के शब्द उन्हें बहुत मैजिकल लगते थे और वो अपना खुद का मैजिक क्रिएट करने के लिए बेकरार थी। बचपन में लोग उनसे पूछते थे कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहती है, तो कैथरीन बड़े जोशीले अंदाज में कहती, मैं तो बड़ी होकर पोएट बनूंगी। उस वक्त उनकी बात सुनकर बड़े लोग हंस दिया करते थे। आखिर वो बच्ची ही तो थी जिसे पता ही नहीं था कि वो क्या बोल रही है। अपने फ्री टाइम में कैथरीन प्रिंसेस, टॉयज और मैजिक के बारे में शॉर्ट स्टोरीज लिखा करती थी। टीनेज में आने के बाद भी कैथरीन यही सोचती रही कि वो पोएट बनेगी, लेकिन इस बार उनकी बातों को अच्छा नहीं माना गया। बाकी के टीनेजर्स उनके ड्रीम की बुराई करने लगे। बड़ों ने भी उनकी इस बात का मजाक उड़ाया क्योंकि एक सक्सेसफुल पोएट बनना बेहद मुश्किल काम माना जाता था। कैथरीन को ये जो बातें सुनने मिली थीं उससे उनका हौसला टूट गया। उन्हें खुद पर बड़ी शर्म आई कि उन्होंने ऐसा सपना देख कैसे लिया। उन्होंने अपनी लिखी उन हजारों पोएम को ऐसे छुपा दिया जैसे वो कोई गंदी चीज हो। इस नेगेटिव फीडबैक की वजह से कैथरीन को मोटिवेटेड होकर और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए थी, मगर इसके बजाय उन्होंने लिखना ही बंद कर दिया था। एक दिन कैथरीन ने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की। उन्होंने बचपन से लेकर अब तक जो कुछ लिखा था सब उठाकर फेंक दिया। उस वक्त उन्हें बहुत तसल्ली हुई कि चलो उन्हें इन चीजों से छुटकारा मिल गया है, लेकिन फिर उन्हें गिल्टी फील होने लगा और उनका मन उदासी और कड़वाहट से भर गया। राइटिंग कैथरीन के लिए एक डीप प्ले की तरह था। सिर्फ यही एक ऐसी एक्टिविटी थी जिसमें वो लंबे समय तक पूरी तरह फोकस कर पाती थी। जब वो कुछ लिखती थी तो फ्लो के स्टेट में चली जाती थी। फ्लो स्टेट का मतलब है जब आप किसी काम में इतना डूब जाते हैं कि आपको वक्त का पता ही नहीं चलता है। कॉलेज के दौरान और कॉलेज खत्म होने के बाद भी कैथरीन अपने अंदर एक खालीपन महसूस करती थी। उन्होंने कई तरह की जॉब भी की, लेकिन किसी का भी राइटिंग से कोई लेना देना नहीं था। इन सबके बावजूद पोएट्री उनके दिल से कभी दूर नहीं गई। कैथरीन बहुत बेचैन रहने लगी थी। एक लंबे अरसे के बाद उनका लिखने का बहुत मन हुआ, लेकिन शर्मिंदगी और क्रिटिसिज्म के डर से उन्होंने लिखने की हिम्मत नहीं की। यही तो डीप प्ले की खासियत है कि आप उसे हमेशा के लिए इग्नोर नहीं कर सकते। आपको इसे अपनाना ही होगा क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपको खुश और जिंदा फील कराती है। इसलिए कैथरीन ने दोबारा लिखना शुरू किया। उन्होंने खुद से वादा किया कि वो एक डायरी रखेंगी और हर हफ्ते उसमें एक एंट्री करेगी। दोबारा से लिखना थोड़ा मुश्किल लगने लगता है। कैथरीन ने इसे रिजेक्शन के साथ जोड़ दिया था,
लेकिन वो लिखना बंद करने की इच्छा होने के बावजूद भी लिखती रही। कुछ हफ्तों बाद कैथरीन को हल्कापन महसूस हुआ। वो अपनी राइटिंग और डीप प्ले के साथ दोबारा जुड़ गई थीं। इतने सालों के बाद अब उन्हें शांति महसूस हो रही थी। जैसे जैसे वो लिखती गई, वो और भी ज्यादा सीखती गई। अगर आप अपने क्राफ्ट की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये एक दिन मर जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि डीप प्ले से दूर जाने के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। इसमें आपको हमेशा बेचैनी और कड़वाहट महसूस होगी, जैसे आपकी जिंदगी का एक हिस्सा कहीं छूट गया हो। इसलिए आपको उन एक्टिविटीज़ को नर्चर करना होगा जो आपको डीप प्ले एक्सपीरियंस कराते हैं, वरना आपका उनके लिए जो पैशन है वो धीरे धीरे मर जाएगा। कैथरीन को यकीन है कि जब से उन्होंने दोबारा लिखना स्टार्ट किया है तब से उनके लाइफ की क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हो गई है। इतना ही नहीं, वो पहले से ज्यादा खुश और सेटिस्फाइड भी महसूस करती हैं। ग्लोरीज जेवलर जॉर्डन के बड़े बड़े सपने थे। 18वीं सदी में उन्होंने ब्रोकन माउंटेन की चढ़ाई करने का फैसला किया। ब्रोकन नॉर्दर्न जर्मनी का सबसे ऊंचा माउंटेन है। इस माउंटेन पर चढ़ना बहुत खतरनाक है। ऊपर से वहां का मौसम बहुत खराब हो सकता था। उस वक्त इस माउंटेन के बारे में एक अफवाह मशहूर थी कि यहां आपको भूत प्रेत और चुड़ैल का सामना करना पड़ सकता था। जॉर्डन इसकी चढ़ाई और मौसम दोनों को झेल गए थे और उन्हें यहां ना तो कोई चुड़ैल मिली थी और ना ही कोई भूत प्रेत। इसके बजाय उन्हें उगते हुए सूरज और नीचे की खूबसूरत वादियों का वो खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला था जिसे देखकर कोई भी मोहित हो सकता है। चारों तरफ घना कोहरा फैलता जा रहा था। जब जॉर्डन ने चारों तरफ देखा तो उनके दिल की धड़कन बढ़ गई। उन्होंने पहाड़ के आखिरी छोर को देखा जो घने कोहरे से ढका हुआ था और फिर उन्हें एक बहुत बड़ा साया नजर आया। तो क्या वो भूत प्रेत की कहानियां सच थी? क्या उन्होंने प्रेत और चुड़ैलों को नाराज कर दिया था? शायद हाँ, तभी तो उन्होंने इतने बड़े से आदमी को उनके पीछे भेज दिया था। जॉर्डन के सामने जो कुछ था उसे देखकर यकीन करना मुश्किल था। इससे पहले कि वो एक नज़र और डालते, कोहरा छंट गया और उसी के साथ वो बड़ा सा आदमी भी गायब हो गया। इस तरह के किस्से कहानियां सुनना कोई नई बात नहीं है। आपने भी ऐसी कई कहानियां सुनी होंगी जो हकीकत से परे लगती हैं, लेकिन जॉर्डन के लिए उस विशालकाय आदमी का रहस्य बस कोई रहस्य नहीं था। उन्होंने तो बस एक ब्रोकन स्पेक्टर को देखा था। ब्रोकन स्पेक्टर तब बनता है जब किसी इंसान की छाया, शैडो, बादल या कोहरे के ऊपर पड़ती है और सूरज की पोजीशन की वजह से ये छाया फैलकर बड़ी हो जाती है। जॉर्डन ने उस पहाड़ पर यही देखा था। ये बस लाइट के ट्रिक के कारण हुआ था। वो बड़ा सा आदमी जॉर्डन का खुद का शैडो यानी छाया थी। इसमें कोई रहस्य या जादू नहीं था। कैथरीन अभी भी ब्रोकन स्पेक्टर के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड थी। उन्हें ऐसी चीजें बहुत दिलचस्प लगती हैं जिन्हें एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। वो ब्रोकन स्पेक्टर के पीछे के साइंस को बखूबी समझ गई थी, लेकिन इसके बावजूद वो खुद अपनी आंखों से सब कुछ देखना चाहती थी। फिर उन्हें एक जगह के बारे में पता चला जहां ब्रोकन स्पेक्टर को देखा जा सकता था और ये जगह उनके घर से 6 घंटे की दूरी पर था। इस फेनोमेनन का एक्सप्लेनेशन ये है कि सुबह सुबह के गहरे कोहरे और दिन के एक खास घंटे में सूरज की पोजीशन का ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है जिसके कारण ब्रोकन स्पेक्टर को देखा जा सकता है। आप शायद सोच रहे होंगे कि जब इसका कारण बता दिया गया है कि ब्रोकन स्पेक्टर क्यों बनता है तो इतना एफर्ट करने की क्या जरूरत है। ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें पहले मैजिक समझा जाता था, वो सब झूठ साबित हुआ है और साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया जा चुका है। लेकिन कैथरीन ने इन एक्सप्लेनेशन को ताक पर रख दिया था। वो जानती थी कि वो खुद को शर्मिंदा कर रही हैं, लेकिन ब्रोकन स्पेक्टर ने जैसे उन पर कोई जादू कर दिया था। ये उन्हें बचपन के उन मासूम दिनों की याद दिलाता था जब वो एक बच्चे के रूप में जादू में पूरी तरह विश्वास करती थीं। वो अपनी इमेजिनेशन को खुला छोड़ देती थी। कीपिंग कैथरीन को मधुमक्खियां भी पसंद हैं, इतनी ज्यादा कि उन्होंने एक क्लास तक ज्वाइन कर लिया था जहां स्टूडेंट्स को मधुमक्खियों और उन्हें पालने के बारे में सिखाया जाता है। कैथरीन अपने घर में मधुमक्खियों का फार्म खोलना चाहती थी तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस बारे में जितना हो सके उतनी जानकारी जुटाई जाए। एक दिन कैथरीन अपनी क्लास के साथ मधुमक्खियों का फार्म देखने गई।
उनके इंस्ट्रक्टर ने उन्हें मधुमक्खियों और उनके छत्ते को हैंडल करने का तरीका सिखाया। कैथरीन को एक बार फिर से एन्चेंटमेंट की फीलिंग हो रही थी, यानी बेहद खुशी का एहसास हो रहा था। मधुमक्खियां जीते जागते जीव हैं जो सदियों से इंसानों के साथ रहती आई हैं। इस रिश्ते से हमारा और उनका दोनों का फायदा हुआ है। उन मधुमक्खियों ने कैथरीन और बाकियों पर हमला नहीं किया। कैथरीन बड़े ही ध्यान से उन्हें हैंडल कर रही थी। इस बात से उन्हें महसूस हुआ कि रिस्पेक्ट और देखभाल की ये भावना हमारी लाइफ के हर एरिया में अप्लाई किया जाना चाहिए। हमें सिर्फ नाजुक चीज़ों की ही देखभाल नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने डीप प्ले के जुड़ने के लिए भी आप इस देखभाल या केयर को अप्लाई कर सकते हैं। केयर इस बात में भी झलकती है कि कैसे आप अपने वैल्यूज़ और ट्रेडिशन यानी परंपरा को कभी नहीं भूलते हैं। जैसे अब कैथरीन को ही देख लो। वो एक ऐसे माहौल में पली बड़ी है जहां छोटी से छोटी चीज़ को भी बड़े ध्यान से रखा जाता था। जब कोई चीज़ टूट जाती थी तो उसे फौरन रिपेयर कर दिया जाता था। इस तरह कैथरीन को बचपन से ही चीज़ों को ठीक से रखने और उनकी मरम्मत करने की आदत पड़ गई थी। जैसे अगर उनके स्वेटर में छेद हो जाता तो वो खुद ही उसे ठीक कर लेती, और अगर घर में कोई सामान टूट फूट जाता तो वो खुद ही ठीक कर लिया करती थी। ये केयर ही है जो किसी चीज़ के साथ एक सेंटिमेंटल वैल्यू जोड़ देता है। आज हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदने की कोशिश में लगे रहते हैं। हमारे पास चाहे जितनी भी चीज़ें हों वो हमें कम लगती हैं। आज हमने क्वालिटी के बजाय क्वांटिटी को चुन लिया है, और अगर हमारी कोई चीज़ ज़रा भी खराब हो जाती है या टूट जाती है तो हम उसे आसानी से फेंक देते हैं। क्वांटिटी के लिए हमारा ये जो पागलपन है वही सोशल मीडिया के ऐप्स पर मिलने वाले एंगेजमेंट में देखा जा सकता है। जैसे आप सोशल मीडिया पर इस उम्मीद में अपनी बहुत सारी पिक्चर पोस्ट करते हैं कि आपके फ्रेंड्स उन्हें लाइक करेंगे, लेकिन आपने जब वो पिक्चर ली थी तब उस मोमेंट को एंजॉय करना ही भूल गए थे। अपनी लाइफ में लोगों और इवेंट्स के बारे में ज़्यादा थॉटफुल होना अपनी डेली हैबिट बनाइए। आखिर यही वो चीज़ें हैं जो सच में मायने रखती हैं। कंक्लूजन। सबसे पहले आपने हायरोफनी के बारे में जाना। हायरोफनी का मतलब उन चीज़ों से है जिनके जरिए हमें एक तरह की दिव्यता का एहसास होता है। हायरोफनी हमारी लाइफ में जोश और पैशन लाती है। बिना हायरोफनी के बिना हम एन्चेंटमेंट अचीव ही नहीं कर सकते। सेकंड, आपने जाना कि मेडिटेशन आपको एन्चेंटमेंट तक पहुंचने में मदद करता है। मेडिटेशन से माइंड क्लियर होता है और आप शांति के स्टेट में पहुंच जाते हैं, और फाइनली आपको समझ में आता है कि आपके लिए लाइफ में सबसे ज़्यादा क्या मैटर करता है। थर्ड, आपने जाना कि अपने बिलीफ्स को प्रैक्टिस करने के अनलिमिटेड तरीके हैं। आप अपने हायरोफनी से भी प्रार्थना कर सकते हैं। सबसे बढ़कर तो ये है कि अपने बिलीफ्स को मजबूत करने के लिए कंसिस्टेंसी का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फोर्थ, आपने डीप प्ले के बारे में जाना। डीप प्ले आपकी लाइफ में मीनिंग और जोश लेकर आता है। अपने डीप प्ले को नर्चर करके आप अपनी लाइफ में एन्चेंटमेंट का लेवल बढ़ा सकते हैं। और फाइनली आपने देखभाल करने की इम्पोर्टेंस के बारे में जाना। आपको उन लोगों की सबसे ज़्यादा केयर करनी चाहिए और उन मोमेंट्स पर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए जो आपके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। आराम करना या खाना पीना आपके शरीर की थकान को दूर कर सकता है, लेकिन मेंटल थकान इससे अलग होता है। हर रोज़ थकान फील होना ठीक नहीं है। एन्चेंटमेंट इस थकान और बेचैनी की फीलिंग से बाहर निकलने का एक तरीका है। इस दुनिया को एक्साइटमेंट और फैसिनेशन के साथ देखना चाहिए, क्योंकि लाइफ को ऐसे ही जिया जाता है। एन्चेंटेड होने के लिए किसी बड़े चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए बस डीप प्ले में पार्टिसिपेट करने और छोटी छोटी चीज़ों को बच्चों जैसी मासूमियत से देखने की ज़रूरत है, जो कि हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। आज से ही उन यूनिक चीज़ों और कामों में एन्चेंटमेंट ढूंढिए जिनसे आपको खुशी मिलती है। दूसरे क्या कहेंगे, इसकी परवाह मत कीजिए और किसी डर या किसी चैलेंज से घबराकर पीछे मत हटिए। एक मीनिंगफुल और फुलफिलिंग लाइफ जीने का सीक्रेट है अपनी डेली लाइफ में एन्चेंटमेंट को एक्सपीरियंस करना।